नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसे मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल के 5 एग्जाम पेपर, 5 मॉक टेस्ट कराएंगे। और 4 मैंने करा दिए मेरे भाई, और आज मैं ये अपना आखिरी 5वां मॉक टेस्ट करा रहा हूं। अभी आपके एग्जाम में टाइम है, अगर आप चाहते हो कि मैं और सैंपल पेपर कराऊं ऐसे ही रेलेवेंट, मजेदार, इंटरेस्टिंग, जिससे डायरेक्ट पेपर में सवाल फंसे, तो इस वीडियो को इतना फैलाओ, इतना शेयर करो, इतने कमेंट्स करो, इतने लाइक करो कि मैं मजबूर हो जाऊं और रात भर बैठ के मॉक टेस्ट बनाने के लिए आप लोगों के लिए मेरे भाई। क्योंकि मेरे दोस्त, इतने अच्छे अच्छे सवाल मैं कंपाइल कर रहा हूं और मुझे भी मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में। देखिए, 4200 वैकेंसी है और 55 लाख आपके फॉर्म गए। और मैथ्स और रीजनिंग में आपके ऊपर ये प्रेशर है कि ये दोनों सेक्शन ऐसे जिसमें आपको 100% स्कोर करना पड़ेगा। इसमें आप 2 3 4 5 सवाल गलत करने के भी जो है चांस नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे पेपर में वाकई में जो इन दोनों मैथ्स रीजनिंग वाले सेक्शन को पूरा अटेम्प्ट करेंगे सही सही। और जी के जीएस में जितनी आप आगे लीड बना लो उतना बढ़िया है। तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं मॉक टेस्ट पे कि आप गणित के 35 सवाल ठीक करके आओ। ठीक है जी। और उसी हिसाब से मैं सैंपल पेपर डिजाइन कर रहा हूं, आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे ने हमारे पिछले 4 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे जाइएगा मेरे भाई। यहां पर देखिए, चारों सैंपल पेपर लगातार डले हुए हैं, 1 2 3 4 मेरे दोस्त। हर एक को सॉल्व करके देखेगा, बिल्कुल प्रीवियस सर के ही रेलेवेंट सवाल हैं और इसी से डायरेक्ट फंसेगा। एक चीज मैं और बताऊं, रेलवे ने अभी तक जितने भी पेपर लिए हैं, हर एक पेपर का मैंने सॉल्यूशन कराया। रेलवे का पैटर्न है रिपीटेशन करना, एक बार कुछ सवाल बना ले वही हर एग्जाम में जो है छांट छांट के दे रहा है। तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है रेलवे के 2024 के सभी क्वेश्चंस का, सभी एग्जाम के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमने एएलपी पूरा सॉल्व कराया, आरपीएफ एसआई सॉल्व कराया। आरपीएफ एसआई की वीडियो जो है 2.5 घंटे की वीडियो देख के जाना, 60 सवाल हैं अर्थमेटिक के, इससे पक्का फंसेगा मेरे भाई। जूनियर इंजीनियर का और टेक्नीशियन के ये सारे पेपर मैंने सॉल्व कराए, देखिए लेटेस्ट हुए पिछले साल ही रेलवे के, करके जाइएगा इनको। ठीक है। दूसरी बात, अब एग्जाम में कम ही दिन रह गए हैं, तो हमारी जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट मैंने काफी समय पहले ही, आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा तो आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की अलग कैटेगरी बना रखी है, और कांस्टेबल के प्रीवियस के 15 पेपर ये फ्री हैं। जो 2019 में आपका आखिरी पेपर हुआ था, 2019 में जितनी भी शिफ्ट बनी थी, देखिए सारे के सारे सेट मैंने फ्री अपलोड कर रखे हैं, आप इनको जरूर अटेम्प्ट करके जाइएगा। और ये नए टेस्ट भी मैंने अपलोड करवा रखे हैं, लेकिन ये नए टेस्ट के लिए आपको 99 रुपीज में मिलेंगे मेरे भाई, एप्लीकेशन से आपको लेने पड़ेंगे। और केवल यही नहीं, पूरी एप्लीकेशन के नए टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियसर तो फ्री है ही दोस्त। ठीक है जी। जिन बच्चों को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है भाई, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे हर वीडियो का लिंक डलता है और यहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। यहीं पे हम पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है ना। जैसे ये आपका हमने मॉक टेस्ट डलवाया 3, और ये यहां पे इसकी पीडीएफ भी डली हुई है साथ के साथ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चले अब शुरू करें। शुरू करते, कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ सॉल्व करेगा। 5 का मैंने प्रॉमिस किया था, वादा मेरा पूरा हुआ। अब आप चाहते हो कि और करवाऊं तो भैया आपको ये शेयर करनी पड़ेगी, खूब देखनी पड़ेगी वीडियो। ठीक है जी। और कमेंट्स करना। पहला सवाल देखिए, पहला ही सवाल हमने लिया है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पेपर से। बिक्री के दौरान राघव ने 100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक 53% छूट पर और 40 रुपए अंकित मूल्य वाला एक पेन 85% छूट पर खरीदा। तो बिक्री के कारण राघव ने कितने रुपए की बचत की। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, अगर आप कुछ सामान खरीदने गए मेरे भाई, सपोज आपने किताब खरीदी और आपने पेन खरीदा, तो जितना आपको डिस्काउंट छूट मिल गया वो बचत ही है। दुकानदार ने आपको जितना डिस्काउंट दे दिया वो आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा, वो आपके जेब में बच जाएगा, वो आपकी बचत है। तो 100 रुपए की नोटबुक पे 53% छूट मिल गई। 100 का 53% कितना होता है, 53 रुपए। प्लस 40 रुपए की नोटबुक पेन पे 85% छूट मिल गई। 40 का 85% कितना होता है, 34। 85 गुणा 40, 3400% हो गया ना, 34। तो 53 प्लस 34 कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा 87। यानी कि आपने 87 की बचत कर ली, बात खत्म। इसमें कुछ था ही नहीं सवाल में, इजी सा। ये देखिए, ये भी सवाल आरपीएफ एसआई का है। रवि के पास दूध पानी का 1458 लीटर मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 8:1 है, यानी कि मिल्क वाटर का जो रेशियो है रवि के पास वो 8:1 है। ठीक है। सवाल में ये बोला है
कि रवि को मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना पानी रवि को ऐड करना चाहिए, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, ताकि दूध पानी का अनुपात, मिल्क वाटर का रेशियो 6:5 हो जाए। देखिए हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, मिल्क तो ऐड नहीं कर रहे, तो मिल्क की क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए। यहां मिल्क 8 है, यहां 6, गलत बात है भाई, ऐसा कैसे चलेगा। हम पानी ऐड कर रहे हैं, दूध तो सेम रहेगा, दूध तो मिला है नहीं, तो 8 और 6 को इक्वल करना पड़ेगा, 24 8 6 का एलसीएम 24 बनाने के लिए यहां पूरे रेशियो को 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, ये हो गया 24 3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यहां मेरे दोस्तों 24 बनाने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 6 24, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 पंजे 20। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आप ये देखिए कि मिल्क तो भाई पहले भी 24 था, अब भी 24 है, लेकिन वाटर की क्वांटिटी 3 से 20 हो गई, वाटर की क्वांटिटी 17 यूनिट बढ़ गई, 17 यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा। तो जो आंसर आएगा ना भाई वो 17 का मल्टीपल आएगा। अभी अब 17 से ये नंबर नहीं कटता, 17 पंजे 85 59, ये 17 से नहीं कटता, 17 पंजे 85 6, 17 चौका 68, ये कटता, ये 17 से नहीं कटता, ये आंसर आ गया पहला ऑप्शन। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व भी हो जाएगा। सवाल में बोला कितना मिश्रण था, 1458 लीटर, जबकि मिश्रण है कितना मिल्क वाटर का, शुरुआत में 24 और 3 27, मिश्रण तो आपके पास 27 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 27 की वैल्यू 1458 लीटर है, बताओ कितने गुना, तो 27 पंजे 135, 10 27 चौका 108, 54 गुना हो गया। अगर ये 54 गुना है तो 17 यूनिट की वैल्यू भी 17 का 54 गुना आ जाएगी मेरे भाई, ठीक है, जो आपका कौन सा आ जाएगा, पहला ऑप्शन। ओके, पर इतना करना नहीं पड़ेगा आपको। ये देखिए ये भी आरपीएफ एसआई के पेपर का सवाल है। प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए यह देखते हुए कि अनुभा ने अपना स्कूटर 82,008 रुपए में बेचा, जिसमें विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ प्राप्त हुआ। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो हमेशा लागत मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। अब अनुभा ने अपना स्कूटर बेचा 82,008 रुपए में, और 82,008 रुपए में बेचने से विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का 1/6 लाभ प्राप्त हो। कितना प्रॉफिट हुआ, 1/6 सेलिंग प्राइस का, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 6 रुपए है तो अनुभा को 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपसे पूछा लाभ परसेंट, आपने स्कूटर, देखो इसकी कोई जरूरत नहीं कंफ्यूज करने के लिए दिया, आपने स्कूटर बेचा, आपको 1 रुपए का फायदा हुआ। आपने स्कूटर 6 रुपए में बेचा, अगर आपने किसी सामान को 6 रुपए में बेचा है और आपको 1 रुपए का मुनाफा हुआ है, तो यानी कि उस सामान का सीपी कितना होगा, 5 रुपए। 5 रुपए के सामान पे 1 का प्रॉफिट होगा तभी तो 6 में बिकेगा, तो प्रॉफिट होगा जी 1/5, जो कि मेरा 20% होता है, 20%, 20%। समझ में आया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। आगे आ जाइए बच्चे, सवाल नंबर 4। एक बाइक की कीमत पहले 21% बढ़ जाती है, बाद में बिक्री की कमी के कारण 34% कम हो जाती है। बाइक की अंतिम कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, बाइक का प्राइस पहले 21% बढ़ाया, बिक्री बंद हो गई तो 34% फिर कम करना पड़ा। तो प्राइस में कितना चेंज आएगा भाई, बाइक की फाइनल प्राइस में 21 और -34 का सक्सेसिव फॉर्मूला लगाते हैं। 21 - 34 -21 गुणा 34/100। एक्स और वाई का सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है मेरे भाई x + y + xy/100%। ठीक है बच्चे, अब 21 - 34 माइनस का 13, और ये कितना आएगा, 21 गुणा 34 से कितना आएगा मेरे भाई, 21 × 630 और 84, 21 × 84 यानी कि 714/100, तो ये 7.14 आएगा। देखो फाइनल जो आंसर है नेगेटिव आ रहा है, अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इंक्रीज नहीं होगा मेरे भाई, डिक्रीज होगा। -13 -7 आ गया जी, -20.14%, और माइनस साइन आने का यह मतलब है कि 20.14% स्कूटर की कीमत कम हो जाएगी, यह ध्यान रखिएगा। प्लस आता है तो बढ़ा, माइनस आता है तो घटा। देखिए ये आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है। देखो ना, हर एग्जाम के, आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पेपर है हर एक का प्रीवियस ईयर मैंने लिया है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 456 रुपया से बढ़ के 570 हो गई। खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए कि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि सेम रहे। देखो बेटा,
खर्चा आप जानते हैं, एक्सपेंडिचर बराबर कीमत गुणा खपत, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। अब मुझे खर्चा जो है सेम रखना है। अगर खर्चा सेम रखना है तो प्राइस का और कंजम्पशन यानी कि खपत का रेशियो उल्टा होगा, रिवर्स। एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 456 रुपए से बढ़ के 570 हो गया, तो प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ? ये कट रहा है 19 से, 19 दूनी 38, 7 19 चौक 76 और 19 तिया 57, फिर ये 6 से चला गया, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। यानी कि एलपीजी सिलेंडर का जो प्राइस है, एलपीजी सिलेंडर का जो प्राइस है वो 4 से 5 हो गया। हमें खर्चा सेम रखना है तो एलपीजी सिलेंडर की जो खपत है वो रिवर्स रेशियो में कम करनी पड़ेगी, 5 से 4। यानी कि पहले 5 लीटर एलपीजी डलवा रहे थे, अब 4 डलवाओ, तो कितना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा? 1/5 यानी कि 20%। 20% आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। दो रेलगाड़ियां ए और बी एक ही समय पी और क्यू से और क्यू और पी से एक दूसरे की ओर यात्रा करने लगी। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को क्यू और पी में पहुंचने में 9 घंटे और 16 घंटे लगे। ए की स्पीड 56 है तो बी की स्पीड क्या थी? देखिए ये बहुत बेहतरीन सवाल है। इसे बोलते हैं आफ्टर मीटिंग, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ये लाइन आएगी या मिलने के बाद। देखो दो रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर चल रही हैं, बीच में कहीं मिलेंगी, मिलने के बाद अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 9 घंटे और 16 घंटे लगे। ए मतलब पहली गाड़ी मान ली, बी दूसरी गाड़ी। पहली गाड़ी की स्पीड आपको 56 दी है, दूसरी गाड़ी बी की स्पीड आपसे पूछी है। तो जब भी आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर एक दूसरे को पार करने के बाद वाली लाइन आएगी तो एक कॉन्सेप्ट लगेगा S1/S2 बराबर √T2/T1। एक दूसरे को पार करने के बाद अगर जो है यात्रा पूरी करने का समय दिया है तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। पहली गाड़ी की स्पीड 56 है, दूसरी गाड़ी की स्पीड आपको निकालनी है T2/T1। T2 मतलब यानी कि ये आपका 16 आएगा और मेरे प्यारे भाई ये आपका 9 आएगा। 16 का √4, 9 का √3। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 से 56 14 बार जाएगा, 3 से ये 14 गुना यानी कि 42। तो यानी कि दूसरी गाड़ी बी की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। हम आगे चलेंगे। एक दुकानदार ने 7200 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसकी लागत का 9% जो है उसकी रिपेयर पे खर्च किया। उसने राजन को 8100 रुपए में बेच दिया। वस्तु बेचने पर लाभ परसेंट क्या है? बहुत बढ़िया। देखिए किसी वस्तु को खरीदने में जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आपकी कुल लागत होती है। आपने एक वस्तु 7200 रुपए में खरीद ली, अच्छी बात है, लेकिन खरीदने के बाद आपने उसकी मरम्मत भी कराई है। मरम्मत में 9% खर्च किया लागत का, यानी कि 9% खर्च किया। इसका मतलब 100% को 9% बढ़ाओ तो 109%। तो 7200 का 109% यानी कि 1.09, ये उस वस्तु की टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट। अब इतने रुपए का सामान आपने किसमें 8100 रुपए में बेच दिया, 8100 में, तो आपको लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? इसके लिए आप रेशियो ले लिया करो, सीपीएसपी का रेशियो ले लिया करो। डेसिमल से 2 जीरो चला जाएगा और ये जाएगा 9 से। 9 72 और 9 नाम 81, 900। ठीक है जी। हालांकि 4 से और भी जा रहा है 2 बार और 4 से ये और चला जाएगा 225 बार। 109 दूनी 218 रेशियो 225। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? अगर 218 का सामान 225 में बिका तो आपको 7 का प्रॉफिट हो गया 218 पर। ठीक है, परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ? इंटू 100%। तो अब मुझे बताओ कितना आएगा? 12.5 तो नहीं आएगा, 218 तिया चला जाएगा मेरे भाई, यानी कि 3 पॉइंट आएगा। 218 तिया 654, 654 के बाद 46 बचेगा, 460, फिर ये चला जाएगा 2 बार, यानी कि 3.21% आ जाएगा। अप्रोक्स 3.2% का आपको लाभ होगा। मजा आ रहा है सवाल करने में? सवाल नंबर 8 करिए। देखो बहुत ज्यादा टफ टफ सवाल ढूंढ ढूंढ के आप करो, कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास भी बहुत सवाल भयंकर भयंकर रखे हुए हैं लैपटॉप में, लेकिन उनको कराने का कोई फायदा थोड़ा ना, आपके पेपर में आना ही नहीं। हम वो कराएंगे जो पेपर में आएगा। पेपर का लेवल आसान, कट ऑफ हाई, ये होने वाला आपके साथ। सवाल मुश्किल नहीं आना, कट ऑफ हाई जानी है।
एक कार 2.4 लीटर पेट्रोल में 45.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? वाह भाई, कार 2.4 लीटर पेट्रोल में जा रही है 45.6 किलोमीटर। 45.6 किलोमीटर 2.4 लीटर पेट्रोल में। 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी? 2.4 से डिवाइड करेंगे, कट गया भैया। 24 से कम 24, बचा कितना मेरे प्यारे भाई? 21। 24 निम्मा 216 यानी कि 19 किलोमीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल में कार 19 किलोमीटर जाएगी, पहला ऑप्शन। कितना आसान था। अरे वाह, सवाल नंबर 9 जल्दी चल रहा भैया, तो बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लाइक करते चलो भैया, 5वां करवा रहा हूं आज। एक पैकेट में 3 प्रकार की जेली होनी चाहिए, संतरा, आम और स्ट्रॉबेरी। मैं हिंदी में ही सवाल इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ज्यादातर बच्चे हिंदी भाषी ही हैं इस एग्जाम की तैयारी करने वाले, इसलिए मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ ही नहीं रहा बच्चों। संतरे, आम और स्ट्रॉबेरी जेली की पर यूनिट कीमत 2 रुपया, 3 रुपया और 3.5 रुपया है। एक पैकेट में 80 ऑरेंज जेली, 50 मैंगो जेली और 120 स्ट्रॉबेरी जेली हैं। तो मिश्रित पैकेट में जेली की औसत कीमत क्या है? देखो, 3 प्रकार की जेली होनी चाहिए, ऑरेंज, मैंगो और स्ट्रॉबेरी। भाई मैंने तो ये जेली पहले खाई ना है, क्या हो भाई पता नहीं है। और भैया एक पैकेट में 80 ऑरेंज की जेली है, 50 मैंगो की और 120 स्ट्रॉबेरी की। तो आप इनका रेशियो ले लिए मेरे भाई, ये 10 से कट जाएगा, 8, 5, 12। यानी कि हम एक पैकेट में ऑरेंज, मैंगो और स्ट्रॉबेरी की जो जेली है वो 8, 5, 12 के रेशियो में जो है पैक कर रहे हैं, 8, 5, 12 के रेशियो में। और प्राइस कितना है मेरे भाई? ऑरेंज जेली का 2 रुपए है, इसका मेरे भाई 3 रुपए है और इसका 3.5 रुपए है। तो आपसे पूछा, जब हमने पैकेट में पैक कर दी, हमने एक पैकेट में ऑरेंज, मैंगो, स्ट्रॉबेरी जेली इस रेशियो में जो है पैक कर रहे हैं, प्राइस 2, 3 और 3.5 रुपए है। तो जो पैकेट बनेगा, मिक्स्ड पैकेट का प्राइस क्या होगा? तो मिक्स्ड पैकेट का प्राइस आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज। एक ऑरेंज जेली 2 रुपए के, तो 8 कितने की होंगी? 8 दूनी 16 रुपए की। ये एक मैंगो जेली 3 रुपए के, 5 कितने की होंगी? 15 की। तो 16 + 15 31। एक स्ट्रॉबेरी की 3.5 रुपए की है, तो 12 कितने की होंगी मेरे भाई? 12 गुणा 3.5 42। तो 42 और 31, 42 और 31 आ जाएगा ये 73, ठीक है ना? 73 रुपीस का टोटल आपका सामान हुआ। 73 रुपीस का कितना? 8, 5, 13 और 12, 25। 73/25 रुपए। अगर बटे 25 आता है तो भाग देना बहुत आसान है, नीचे 100 बना लो। 100 बनाने के लिए 4 से गुणा। अब 73 का 4 गुना कितना आएगा मेरे भाई? 280 और 12, ये 292/100 यानी कि 2.92 रुपी। तो 2.92 रुपी मेरे प्यारे भी जेली की एवरेज कॉस्ट आएगी एक पैकेट की। मिश्रित पैकेट में जो जेली की एवरेज कॉस्ट आएगी, एक जेली की 2.92 रुपी आएगी। कितना बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। सवाल नंबर 10, ये क्वेश्चन भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल में आया है। किसी संख्या के 25% का, 66.67% का, 75% का, 80% 5213 है, उस संख्या का 40% बताओ। भाई पहले संख्या तो निकाल लो। मान लिया मैंने एक संख्या n है, का मतलब होता है गुणा। इसी संख्या का 25%, 25% मतलब 1/4 का 66.67%, 33.33% 1/3, 66.67% 2/3 हो गया। का 75%, 75% की फ्रैक्शन 3/4 का 80%, 80% 20%, 1/5, 80% 4/5 आया। इसकी वैल्यू 5213 है, 5213 है, समझे? संख्या का 40% पूछा है, संख्या आ जाएगी धड़ाधड़ यहां से। भाई 3 से 3 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया, तो संख्या आगे भी 52130। अभी 2 पंजे 10, 10 के उधर गुणा हो जाएगी ना, ये आ गई संख्या। आपसे पूछा संख्या का 40%, इसका 40% आपसे पूछा 40%, निकाल लीजिए। 40% निकालोगे तो परसेंट से 2 जीरो कट जाता है। 13 चौका 52 और 52 चौका आ जाएगा मेरे भाई 208। 20852 सी ऑप्शन आंसर। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है ना। आइए मेरे भाई, ठीक है, आगे 11वां। अरे बाबरे, निम्न में कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है? अरे ये तो आसान है भाई। आपको मेरे दोस्तों यहां पे
बड़ी बड़ी चार संख्याएं दे, कौन सी संख्या चार से कटती है? ऐसा नहीं कि सबको चार से भाग देना पड़ेगा, कोई संख्या चार से तभी कटेगी जब उसके आखिर के दो अंक चार से कटते हैं। अब जैसे 98, 98 चार से नहीं कटता, ये संख्या भी नहीं कटेगी। 94 भी चार से नहीं कटता। 92 चार से कट जाता है, यानी कि 23 चौका 92, ये वाली संख्या चार से कटेगी। यही आंसर आ गया, बात खत्म। सवाल नंबर 12, एक पुलिस सीधी सड़क पर एक चोर का पीछा करता है। अगर पुलिस 60 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो पुलिस उसे 15 मिनट में पकड़ लेता है। अगर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो पुलिस 0.5 घंटे यानी कि आधे घंटे में पकड़ लेता है। केवल 10 मिनट में चोर को पकड़ने के लिए ड्राइविंग स्पीड पुलिस की क्या होनी चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है, ये एसएससी का क्वेश्चन और ये मैंने एक अच्छा सवाल डाला है। 60 की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो पुलिस चोर को पकड़ता है 15 मिनट में। अगर भाई साहब पुलिस चोर का पीछा करे, अगर पुलिस 45 की स्पीड से गाड़ी चलाती है तो पुलिस आधे घंटे में पकड़ती है। 10 मिनट में पकड़ने के लिए पुलिस की स्पीड क्या होनी चाहिए? एक बार बताओ। पुलिस सीधी सड़क पे पीछा कर रहा है चोर का, तो आगे आगे चोर, पीछे पीछे पुलिस। मान लीजिए चोर की स्पीड तो फिक्स है भैया 1 किलोमीटर पर आवर। पुलिस अपनी जो गाड़ी में चल रहा है तो पुलिस स्पीड बढ़ा घटा सकता है। अच्छा, ये पुलिस और चोर के बीच की डिस्टेंस है। पुलिस को चोर को पकड़ने के लिए ये डिस्टेंस कवर करनी है, ये डिस्टेंस खत्म करनी है। और डिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। यहां पे आपको 3 केस दिखाए गए, एक 15 मिनट में पकड़ना है, एक आधे घंटे में पकड़ना है और एक 10 मिनट में पकड़ना है। और पुलिस और तीनों ही केसेस में ये डिस्टेंस ही हमें कवर करनी है, पुलिस चोर के बीच की ये डिस्टेंस ही कवर करके पुलिस चोर को पकड़ पाएगा। तो यहां अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल उल्टा होगा। अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो मैंने यह मान लिया कि चोर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। पुलिस अगर चोर को पकड़ रही है तो इसका मतलब पुलिस की स्पीड फास्ट होगी। पुलिस पीछे चल रही है, चोर का पीछा कर रही है, तो पुलिस चोर को तभी पकड़ पाएगी जब पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी। पहले पुलिस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी पुलिस और चोर की? 60 माइनस एस। फिर बाद में 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड 45 माइनस एस। पूछा है 10 मिनट में चोर को पकड़ने के लिए पुलिस की ड्राइविंग स्पीड क्या होनी चाहिए? पुलिस की ड्राइविंग स्पीड नहीं पता मुझे, क्वेश्चन मार्क माइनस एस, ये क्वेश्चन मार्क की मुझे निकालना है। ये स्पीड है रिलेटिव स्पीड, और स्पीड जो है टाइम का उल्टा होगा। जब पुलिस 60 की स्पीड से गाड़ी चलाती तो पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं, जब 45 की स्पीड से गाड़ी चलाती है तो पकड़ने में 0.5 आवर यानी कि आधा घंटा लगता है, 30 मिनट। 10 मिनट में पकड़ना है तो कितनी स्पीड से चलाना पड़ेगा? ये मैंने टाइम के रेशियो का उल्टा कर दिया मेरे भाई, ठीक है ना? तो भैया ये रेशियो इसी के तो बराबर आएगा। स्पीड का जो रेशियो है वो यही तो आना चाहिए, टाइम के रेशियो का आप उल्टा कर दीजिए। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो 15, 10 और 30 का एलसीएम तो 30 होता है, पूरे को 30 से गुणा कर दो। 15 दूनी 30, अभी 30 से कम 30 और 10 तिया 30, 2:1:3 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये मैं हटा दूं, ये 2:1:3 आ गया। ये जो आएगा रिलेटिव स्पीड का रेशियो तीनों ही केसेस में 2:1:3 आएगा। हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है। देखो यहां रेशियो का डिफरेंस कितना है? 1, और यहां रेशियो का डिफरेंस कितना एक्चुअल डिफरेंस है? 15, यानी कि 1 की वैल्यू ही 15 है। यहां कितना है मेरे प्यारे भी? 2 बढ़ गया। तो यहां अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई? अगर 1 की वैल्यू 15 है, एक रेशियो की वैल्यू यहां 15 है, तो 2 की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो 30 बढ़ जाएगा। तो 45 माइनस एस में अगर मैं 30 जोड़ूंगा तो 45 और 30 75 आएगा, 75। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 75 आएगा, यानी कि चोर को 75 की स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ेगी। भाई अच्छा सवाल है ये। समझ में? बहुत ही तगड़ा सवाल है, और डिस्टेंस को आप सेम करके कर पाओगे, क्योंकि डिस्टेंस यहां पर सेम है तीनों केसेस में। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13, व्हाट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर? पहले 10 प्राइम नंबर का एवरेज क्या है? अरे भाई प्राइम नंबर आप जानते हैं, दो भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
29, ये सब प्राइम नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्राइम नंबर हो गई है। क्लियर है। अब आपसे पूछा इनका एवरेज, एवरेज कैसा आएगा, इनको जोड़ के 10 से भाग दे दो। 10 संख्याओं का औसत निकालना, जोड़ो 10 से भाग दो। ठीक है भाई, अब जल्दी जल्दी जोड़ते, 2 3 5 5 10 7 17 11 28 और 13 41, 41 17 58 और 19 मेरे प्यारे भाई 77, 77 और 23 100 और 29 129 आ गया। जोड़ के 129 आ गया मेरे प्यारे भाई। 10 संख्याओं का औसत निकालना है बटे 10 यानी कि 12.9। डी ऑप्शन आंसर हो गया मेरे बच्चों। ठीक है ना। सवाल नंबर 14, दो वस्तुएं प्रत्येक 3,000 रुपए में बेची गई, पूरे लेन देन में कोई हानि और लाभ नहीं हुआ। दो वस्तुएं हमारे पास, दोनों में से प्रत्येक को 3,000 में बेचा गया, यानी कि दो वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया और दोनों वस्तुओं को बेचने से ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। अगर एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, दूसरी वस्तु पर हुई हानि बताओ। एक वस्तु को 25% लाभ यानी कि 1/5 के प्रॉफिट पर बेचा गया, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो यहां लिख रहा हूं मैं सीपी, ये हो गया एसपी। एक वस्तु 25% लाभ पर बेचेगी, 25% मतलब सॉरी 1/4, यानी कि 4 रुपए का सामान 5 में बिका। ये कहने का मतलब हुआ दोनों वस्तुओं को, इसकी कोई जरूरत नहीं है, दोनों वस्तु में से प्रत्येक को सेम दाम में बेचा गया। अगर पहली वस्तु 5 में बिकी है तो दूसरी वस्तु भी 5 में बिकी होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। दोनों वस्तुओं पर ना तो कोई लाभ हुआ ना हानि हुआ, यानी कि जो टोटल सेलिंग प्राइस होगा वही टोटल कॉस्ट प्राइस होगा। अगर दोनों वस्तु 5-5 10 रुपए की बिकी हैं तो लागत मूल्य भी 4-6 10 रुपए होगा। टोटल सामान 4-6 10 रुपए का 10 में बिक गया, यानी कि दूसरी वस्तु का सीपी 6 रुपए का सामान 5 में बिका, तो दूसरी वस्तु पे 1/6 लॉस है। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% का लॉस सेकंड आर्टिकल पे हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है भाई। आइए सवाल है आपके सामने 15 आरपीएफ एसआई का। एक बल्ब बनाने वाली कंपनी ने पाया कि उसके कुल उत्पाद का, कुल प्रोडक्ट का 11% भाग खराब निकल गया। यदि सही जो है प्रोडक्ट की संख्या 2047 है तो खराब प्रोडक्ट की संख्या बताइए। देखिए अगर 11% प्रोडक्ट खराब निकलने कंपनी के और आपसे ही पूछा कि खराब कितने, तो 11 का मल्टीपल आएगा। 11 से ये नंबर नहीं कटता, ये 11 से कटता है, ये 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, ये आंसर आ गया। मैं क्यों करूंगा सवाल सॉल्व। ठीक है भाई, सॉल्व करना है तो वो भी होगा। अगर कंपनी 100% बल्ब बनाती है तो 100% में से 11% खराब है, यानी कि बाकी के 89% जो बचे वो एकदम सही है। और 89% की वैल्यू सवाल में 2047 दी है और 11% की वैल्यू पूछी थी। ये कैलकुलेशन है, पर हम क्यों करेंगे कैलकुलेशन, क्योंकि 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 253। मेरा आंसर आ गया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है ना। 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28 किससे डिविजिबल है। देखो दोस्त, अगर हम देखेंगे तो यहां से 6 की पावर 25 तो कॉमन ही आ रहा है ना। 6 की पावर 25 कॉमन ले लीजिए मेरे भाई। ठीक है, 6 की पावर 25 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1, यहां से बचेगा 6 प्लस यहां से बचेगा 6 की पावर 2 यानी कि 36 प्लस यहां से बचेगा 6 की पावर 3। 28 में से 6 की पावर 28 में 6 की पावर 25 कॉमन चला गया, 6 की पावर 3 यानी कि 216। तो ये जो नंबर है मेरे भाई ये क्या आ गया, 6 की पावर 25 गुणा अभी 36 6 42 1 43, 216 में 43 जोड़ूंगा तो 259 आ जाएगा ना। हाँ 259 ये नंबर आ गया। यानी कि ये नंबर ऐसा है जो 6 की पावर 25 से कटेगा और 259 से कटेगा और 259 से कटेगा, यानी कि अगर ये नंबर 259 का मल्टीपल आ रहा है, 259 का मल्टीपल, तो 259 से कटेगा। खत्म। सिंप्लीफाई, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। 1.5 की 3 बार गुणा, 2.7 की 3 बार गुणा, 4.8 की 3 बार गुणा, -3 ABC। अच्छा अच्छा, यानी कि सवाल बन गया। देखिए मेरे भाई, मैं आपको बता दे रहा हूं आपके पेपर में अलजेब्रा नहीं आएगा, पर अलजेब्रा पर बेस सिंप्लीफिकेशन के सवाल आने के पूरे चांस हैं, पूरे के पूरे।
ये याद कर लीजिएगा, इसलिए मैं मॉक टेस्ट में इंपॉर्टेंट जो है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन डाल रहा हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को अगर मेरे प्यारे भाई आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। यहां देखो ना 1.5 की 3 बार गुणा हो रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फिर माइनस 3abc बटे ए स्क्वायर 2 बार गुणा प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर दो की 1.5 गुणा 2 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही दिख रहा है, बस यहां ए की जगह 1.5 लिख दिया, बी की जगह 2.7 लिख दिया और सी की जगह 4.8 लिख दिया। ये ए प्लस बी प्लस सी आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो 1.5 और 2.7 कितना आ गया मेरे भाई 4.2, ठीक है, और 4.8 कितना आ गया 9 इस सवाल का आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन, 15:11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का HCF 13 है, एलसीएम क्या होगा मेरे भाई। देखो मेरे दोस्त, अगर दो संख्याओं का आपको रेशियो दिया है 15:11, उनका HCF 13 है, तो संख्याएं जो होंगी ना रेशियो तो 15:11, अगर HCF 13 तो संख्याएं 13 से कटने वाली होंगी, यानी कि मेरे भाई ये संख्याएं आएंगी। अगर आपसे संख्या पूछा होता तो ये आंसर आता, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम में HCF तो आएगा ही आएगा 13, बस ये जो रेशियो दे रखा है 15:11 इसकी गुणा और कर दीजिए, ये आ जाएगा मेरे भाई संख्याओं का एलसीएम। 13 गुणा 15 गुणा 11 यानी कि एंड में 5 आएगा, 5 3 15, ये 5 आएगा, ये आंसर नहीं है, इतना बड़ा आंसर नहीं हो पाएगा मेरे भाई, 165 नहीं आएगा, छोटा सा आंसर आएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। 13 गुणा 15 195 की 11 में गुणा करेंगे, हाँ 2145 आएगा, ठीक है। अच्छा सवाल, आसान जी। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। समांतर चतुर्भुज का एरिया 1020 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समांतर चतुर्भुज की हाइट क्या है। मेंसुरेशन 2D 3D मेंसुरेशन के बेसिक फॉर्मूला, ज्यादा क्रिएटिव नहीं, सीधा फॉर्म मतलब जिसमें सिंपल फॉर्मूला लग जाए वो सवाल आएंगे। समांतर चतुर्भुज समझते हैं ऐसे, जिसमें आमने सामने की बजाय समांतर हो। मान लीजिए कि मेरे भाई ये इसकी पैरेलल साइड है, बराबर होंगी ए, और ये इनके बीच की दूरी है, ये इनके बीच की दूरी है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इसको हम कह सकते हैं हाइट। तो पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा, इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा मेरे भाई बेस गुणा हाइट, ए गुणा एच, दिस इज कॉन्सेप्ट। अब सवाल बोला है समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई का 3 गुना है, यानी कि ऊंचाई अगर h है तो आधार जो है यहां पर 3h है, आ गया। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों वो होगा 3h गुणा h, और समांतर चतुर्भुज का एरिया 1020 है, ठीक है। अब 3 से काट लीजिए मेरे भाई, 340, तो h स्क्वायर बराबर आ गया 340, ठीक है। 340 तो 4 से कट ही रहा है, 4 गुणा 85, अंडरूट लेंगे तो 4 का अंडरूट 2, 85 का रूट 85, तो हाइट यहां से 2 रूट 85 सेंटीमीटर आ गया, पहला ऑप्शन। समझ में आया, कोई परेशानी इसमें, कोई परेशानी नहीं है। सवाल है 20 आपके सामने, अगला टाइम एंड वर्क चैप्टर से। एक काम को 8 आदमी हर दिन 6 घंटे काम करके 10 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 20 योग्य कर्मचारी हर दिन 8 घंटे काम करके 6 दिन में करते हैं। 2 आदमी 2 मेन और 4 क्वालिफाइड वर्कर 10 घंटे एक साथ काम करके कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे, दिन आपसे पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल यह है कि अगर 2 आदमी और 4 क्वालिफाइड वर्कर हर दिन 10 घंटे काम करें तो कितने दिनों में काम होगा। 2 आदमी और 4 क्वालिफाइड वर्कर पर डे अगर 10 घंटे काम करते हैं तो कितने दिन में काम होगा। यहां ना कई तरीके हैं मेरे भाई, 2 तरीके तो है जो तुरंत मेरे दिमाग में आ रहे हैं।
एक तो एफिशिएंसी निकाल के कर लो, एक थोड़ा दिमाग लगा के कर लो। आप ये पता लगा लो ना कि दो आदमी अगर हर दिन 10 घंटे काम करें तो कितने दिन में काम हो जाएगा। जैसे पहली लाइन ये दे रखा है कि अगर 8 आदमी पर डे 6 घंटे काम करते हैं तो 10 दिन में काम होगा, 10 दिन में। ये टोटल वर्क आ गया। अब ये पता लगा लो कि भाई अगर दो आदमी हर दिन 10 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे, तो काम कितने दिन में होगा। एमडीएच फॉर्मूला होता है ना टोटल वर्क का, एमडीएच मैंने बराबर कर दिया, 10 दूनी 20 और 20 से 60 3 बार चला जाएगा, यानी कि 24 दिन। दो आदमी अगर हर दिन 10 घंटे काम करेंगे तो काम 24 दिन में होगा, ये मैंने पता लगा लिया। समझ में आया। ऐसे ही अगर आप ये सेकंड लाइन देखो, सेकंड लाइन कि उसी काम को 20 योग्य कर्मचारी हर दिन 8 घंटे काम करके 6 दिन में करते हैं। अगर हमारे 20 क्वालिफाइड वर्कर हैं, हर दिन 8 घंटे काम करेंगे तो काम 6 दिन में पूरा होगा। अब आप ये पता लगाओ ना कि अगर 4 क्वालिफाइड वर्कर पर डे 10 घंटे काम करते 10 आवर्स, तो काम कितने दिन में होगा, ये पता लगा लीजिए। आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो 4 दूसाम 40 से 20 अट्ठे 160, जो 40 से मेरे दोस्तों ये 4 बार कट जाएगा, तो ये भी 24 दिन। 24 दिन तो दो आदमी अगर हर दिन 10 घंटे काम करते तो 24 दिन लेंगे। 4 क्वालिफाइड वर्कर अगर हर दिन, फिर काहे के क्वालिफाइड रहे दोस्त, दुष्ट कहीं के, 4 क्वालिफाइड वर्कर अगर हर दिन 10 घंटे काम करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो भी 24 दिन लेंगे। और अगर ये मिल जाए तो काम तो 24 दिन ये ले रहे हैं, 24 दिन ले रहे हैं। अगर मिलकर काम करेंगे तो आधे टाइम पे ही कर देंगे, 12 दिन में, 12 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई कैलकुलेशन में तो एरर नहीं है। हाँ ठीक है, ये अच्छा तरीका है करने का। ठीक है जी। चलो, आरपीएफ एसआई का सवाल है, एक वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर हुई हानि उस वस्तु को 775 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है। उस वस्तु का क्रिय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखो, एक वस्तु का क्रिय मूल्य है सीपी, लागत मूल्य। समझना मेरी बात को। तो जब हम एक वस्तु को 535 रुपए में बेचते हैं तो 535 रुपए में बेचने पर हमें लॉस होता है। लेकिन जब हम उस सामान को 775 रुपए में बेचते हैं तो 775 रुपए में बेचने पर हमें लाभ होता है। सवाल में यह कहा गया कि 535 रुपए में बेचने पर जो लॉस है वो 775 रुपए में बेचने में होने वाले लाभ का 60% है। 60% मतलब 3/5, यानी कि अगर आपका लाभ 5 है, 775 रुपए में बेचने पर अगर आपको 5 यूनिट का प्रॉफिट है तो 5 का 60% 3 होता है। 535 रुपए में बेचने पर आपको 3 यूनिट का लॉस है। सीपी आपसे पूछा है, तो ये डिफरेंस कितना है मेरे भाई, ये सीपी से 5 ज्यादा है, ये 3 कम है, तो डिफरेंस आएगा 5 और -3 का 8 रुपए का। डिफरेंस कितना आएगा भाई, 775 रुपए में बिका, ये 535 में बिका, डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 240। तो 8 की वैल्यू 240 रुपए है, 30 गुना। आप कहीं से भी कर लो, चाहे पहले केस से चाहे दूसरे केस से। 8 के लिए 240 है, 30 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, यानी कि 90 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब आप सामान को 535 रुपए में बेचते हो तो 90 रुपए का नुकसान होता है। जब आप सामान को 535 में बेचते हो तो 90 का नुकसान होता है, तो क्रिय मूल्य जो होगा 535 से 90 रुपए ज्यादा होगा, यानी कि क्रिय मूल्य आएगा भाई 625 रुपए। ये आंसर है। मजा आ रहा है सवाल करने में, ठीक है ना। देखो, अगर आपका कोई चैप्टर ही कमजोर है कि भाई हमें तो टाइम एंड वर्क ही नहीं आता, मिक्स एलिगेशन ही नहीं आता, तो वो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत कम समय में अगर अब भी शुरू करोगे तो भी आप कर सकते हो। आप जाना, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग हमारा यूट्यूब चैनल है, यहां पे मैंने रेलवे का पूरा अर्थमेटिक का एक एक चैप्टर पढ़ा है, एक सिंगल चैप्टर पढ़ा है। प्लेलिस्ट में आपको जाना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, रेलवे प्रैक्टिस सीरीज, नंबर सिस्टम से लेके आखिर नाव धारा तक, सीआई एसआई, हर एक चैप्टर पढ़ाया है। 30-40 घंटे के कंटेंट में सारा अर्थमेटिक मैथ कवर है। मतलब एक चैप्टर पे पूरी एक वीडियो, एक क्लास है, देख लीजिए अगर आपका बेसिक ही कमजोर है मेरे भाई। यहां मैंने रेलवे के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, और ये काम तो आपको करना ही है। 4 मॉक टेस्ट मैंने करवा दिए हैं, ये मॉक टेस्ट जरूर करके जाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में टाइप वाइज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि पेपर तो मिक्स आएगा ना, एक सवाल हाइट टाइम एंड वर्क का आएगा, एक नंबर सिस्टम का आएगा, एक लाभ हानि का आएगा, तो जल्दी जल्दी सोचना पड़ेगा। और जल्दी जल्दी आप तभी सोच पाओगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, और मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट जैसे हम करवा रहे हैं, ठीक है। और भी मैं आगे भी करवाऊंगा, अगर आप सपोर्ट करोगे तो। 22वां क्वेश्चन करिए जी। अलग अलग काम करते हुए ए और बी 15 दिन और 18 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। भाई ए जो है 15 दिन में काम कर सकता है और बी जो है 18 दिन में काम कर सकता है। यदि ए काम शुरू करता है और वो वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं, प्रत्येक दिन एक, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? इसका मतलब पहले दिन ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं। काम कितने दिन में होगा? बहुत बढ़िया। अल्टरनेट डेज वाला सवाल है। 15 18 का एलसीएम 90 है। बच्चे टोटल वर्क आ गया। अब ए की एफिशिएंसी 6 आ गई, बी की एफिशिएंसी 5 आ गई। अब आप मुझे जरा सोच के बताना भाई, पहले दिन जो है ए 6 यूनिट काम करेगा, दूसरे दिन बी 5 यूनिट काम करेगा, फिर ए 6 यूनिट काम करेगा, फिर बी 5 यूनिट काम करेगा। इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा? इस हिसाब से हर 2 दिन में 6 और 5 11 यूनिट काम होगा हर 2 दिन में। हमें काम करना है 90, तो 11 का हर 2 दिन में 11 यूनिट काम होगा। 11 के नजदीक, सॉरी 11 का कौन सा मल्टीपल है 90 के नजदीक? 88। अगर मैं दोनों तरफ 8 से गुणा कर दूं 8 से, तो मैं ये कह सकता हूं कि 16 दिन में 88 यूनिट काम होगा 16 दिन में। लेकिन हमें तो 90 यूनिट काम करना है, तो 16 दिन से समय ज्यादा लगेगा, यानी कि ये आंसर नहीं है। हमें 2 यूनिट काम अभी और करना है, तभी तो 90 यूनिट काम होगा। लेकिन अगला जो दिन शुरू होगा उसमें कौन काम करेगा? ए। नेक्स्ट डे जब नई साइकिल शुरू होगी ए काम करेगा। ए जो है एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, एक दिन में 6 कुर्सी, तो 2 कुर्सी बनाने में ए को कितना समय लगेगा? 2/6 दिन और लगेगा। यानी कि टोटल काम जो है 16 सही 1/3 दिन में, 16:1/3 दिन में हो जाएगा। यही आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 बताइए बच्चे। 0.48, 0.84 और 32 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। देखो मेरे भाई, अगर आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं ए बी सी, मैं फॉर्मूला लगा के बता दे रहा हूं, तरीका रेशियो वाला भी है, तो उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है BC बटा ए, बी गुणा सी बटा ए। ये 3 संख्याओं का चतुर्थ अनुपात निकालने का कॉन्सेप्ट है, चाहे कैसा भी हो मेरे भाई, कैसा भी हो। अब ये देखिए 12 से कट जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 चौक 48, 4 से 32 जाएगा जी 8 बार, 7 अट्टे 56 आ गया। डी ऑप्शन मेरे दोस्त, खत्म। इतना ही करना था। सवाल है ए और बी की एवरेज सैलरी 5050 है, बी और सी की 6250 है, ए और सी की 5200 है। ए बी सी की मंथली सैलरी का योग क्या है? बहुत बढ़िया, गजब। मेरे पास इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। 2-2 का पेयर का एवरेज दिया, यहां पे ना 2-2 के पेयर का एवरेज दिया। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। ए और बी की मंथली सैलरी का एवरेज, बी और सी का एवरेज सैलरी, और ए और सी की एवरेज सैलरी। तो 2-2 लोगों की, 3 लोग हैं एबीसी, 2-2 के पेयर का एवरेज सैलरी दिया है। पूछा तीनों की मंथली इनकम का योग, तीनों की मंथली इनकम का योग। जब भी ऐसा आएगा इन तीनों को जोड़ दो, ये आंसर आएगा। इन तीनों को बस ऐड कर दो, 250, 50, 300 और 200 500, 5 5 10 6 16, 16,500 रुपए आ गया। और ये आंसर करके देख लीजिएगा, चाहे सी ऑप्शन। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो देखिए ऐसे कैसे आएगा, ये ध्यान सुनिएगा। एवरेज क्या होता है? 2 लोगों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दी, ए प्लस बी बटे 2, 5050 ये दिया है पहली लाइन में। दूसरी लाइन में बी और सी का एवरेज दिया है, बी प्लस सी बटे 2, कितना? 6250। और तीसरी लाइन में दिया है ए और सी की, ए प्लस सी बटे 2, 5200, 5200। बात आई समझ में? अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं जस्ट इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो आप ये देखिए बटे 2 बटे 2 बटे 2 है। ऊपर क्या आएगा? ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c। 2a 2b 2c को 2 से भाग देंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा डायरेक्ट। और a प्लस बी प्लस सी जो होगा सीधा इन तीनों का योग नहीं आ जाएगा। 5050 प्लस 6250 प्लस 5200,
ये आ गया। तो कभी भी ऐसा सवाल आए बस तीनों को जोड़ दो। हाँ ये तो आ गया, लेकिन आगे ये आ गया कि बताओ ए बी सी की एवरेज सैलरी क्या है। तो ए बी सी की एवरेज सैलरी क्या है, 3 लोग हैं, 3 लोगों की एवरेज सैलरी, उसके लिए आपको बटे 3 करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। इन तीनों को जोड़ के बटे 3 करना पड़ेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। 25वां सवाल आरपीएफ कांस्टेबल का ही है। एक रेलगाड़ी 740 मीटर लंबे पुल के एक सिरे पर स्थित एक सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी पुल को पार करने में 113 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछी है। देखो मेरे भाई, बड़ा अच्छा सवाल है भाई, मजा आएगा आपको करके। देखिए ध्यान सुनिएगा। जैसे ये पुल है, अब इस पुल पे एक रेलगाड़ी आएगी, ये यहां पे एक सिग्नल है मेरे भाई, ठीक है ना। रेलगाड़ी जब भी सिग्नल को क्रॉस करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लेंथ जाएगी। रेलगाड़ी खुद की लेंथ जाएगी, यानी कि रेलगाड़ी सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड लेती है और रेलगाड़ी खुद की लेंथ को क्रॉस करेगी, खुद की लेंथ को। ध्यान सुनिएगा, जब रेलगाड़ी मेरे प्यारे भाई पुल को पार करेगी तो पुल को पार करने में रेलगाड़ी लेती है 113 सेकंड। जब रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद की लेंथ भी जाएगी प्लस 740 मीटर लंबे पुल को भी क्रॉस करेगी। 740 मीटर लंबे पुल को भी क्रॉस करेगी। समझ में आया? तो आप यहां से डिफरेंस ले लीजिए मेरे दोस्तों टाइम का। कितना आएगा? 13 में से 9 गया 4, 10 में से 3 गया 7, यानी कि रेलगाड़ी 74 सेकंड में कितनी डिस्टेंस जाएगी? 74 सेकंड में। इनका डिफरेंस 740 मीटर। रेलगाड़ी 74 सेकंड में 740 मीटर जा रही है, तो 1 सेकंड में 10 मीटर। तो रेलगाड़ी 39 सेकंड में कितना जाएगी? 390 मीटर। 39 सेकंड में 390 मीटर जाएगी और ये रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। सी ऑप्शन। बहुत बेहतरीन सवाल। फॉर्मूला नहीं लगाया, लॉजिक लगाया हमने। एक आयताकार बगीचे की आधी परिधि जिसकी लंबाई चौड़ाई 60 सेंटीमीटर अधिक है, 42 सेंटीमीटर है। आयताकार उद्यान का क्षेत्रफल बताओ। बहुत बढ़िया। देखो मेरे दोस्तों, जैसे ये आयत है, ये होता है आयत की लंबाई, ये होता है चौड़ाई। सवाल बोला है आयत की लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि L-B 8 बोला है। दूसरी बात ये बोला आयत की आधी परिधि। देखो ये आयत की परिधि होती है परिमाप, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। अब परिमाप का आधा ये आएगा, यानी कि आयत की जो आधी परिधि है, लैंग्वेज बड़ी अच्छी है। एक आयताकार बगीचे की आधी परिधि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, 42 सेंटीमीटर है। तो आयताकार बगीचे की आधी परिधि 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर। ये आ गया। यहां से आयत की लंबाई चौड़ाई नहीं निकाल सकते। अगर लंबाई निकालना है, दो संख्याओं का योग और डिफरेंस पता है, तो बड़ी संख्या जोड़ के आधा करो। 42 60 50 का आधा 25। छोटी संख्या निकालने घटा के आधा करो। 42 माइनस 8 है भी 34 का आधा 17। या अब आपसे पूछा एरिया। अब आयत का एरिया क्या होता है? आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। लंबाई L गुणा B, 25 गुणा 17 आ जाएगा मेरे भाई, है ना। 500 से 75 कम आएगा, 425। आसान सवाल है मेरे भाई, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, करिए। 27वां, ये भी आरपीएफ कांस्टेबल का दिख रहा है। एक राशि पर 10% की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 523 रुपए है। निवेश की गई राशि बताइए। देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा जो पेपर में सवाल आते हैं 10% पे आते हैं। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का 21% ब्याज, 3 साल का 33.1% ब्याज, याद रखिएगा। अगर 10% है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 21%। ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में कितना एसआई मिलेगा? 10 गुणा 2 20%। अब 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? 21 माइनस 20, 1% का डिफरेंस आएगा। अब 1% की वैल्यू सवाल में 523 रुपए दी है। आपसे पूछे निवेश की गिराही यानी कि प्रिंसिपल, 100% की वैल्यू पूछे तो 2 जीरो चिपका दो, यानी कि 52,300 रुपए इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। कुछ नहीं था। 28वां सवाल, ए 140 मीटर की दौड़ में पंकज 5/2 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है।
वह अरुण को 20 मीटर की बढ़त देता है, फिर भी अरुण को 4 सेकंड से हरा देता है। अरुण की चाल बताओ, मीटर पर सेकंड में बताना है। देखिए दो लोग हैं, पंकज भाई साहब और अरुण भाई साहब। पंकज जी 140 मीटर की रेस दौड़ते हैं, कितना 5/2 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो पंकज को कितना समय लगेगा? 5 से 140 28 बार जाएगा, 56 सेकंड। पंकज को रेस में 56 सेकंड का समय लगेगा। अच्छा, अरुण को 20 मीटर की बढ़त देते, इस बात का मतलब आप समझ रहे हैं कि यानी कि अगर रेस 140 मीटर की है ना, तो अरुण 20 मीटर आगे से दौड़ेगा, यानी कि अरुण को यही डिस्टेंस दौड़नी है 120 मीटर। अरुण को केवल 120 मीटर ही दौड़ना है। सवाल बोला है पंकज ने अरुण को अपने से 20 मीटर आगे खड़ा कर दिया, फिर भी 4 सेकंड से हरा दिया। यानी कि पंकज ने अगर 56 सेकंड में रेस खत्म की है, तो अरुण ने 4 सेकंड फालतू लिए हैं। अरुण ने रेस खत्म करी है 60 सेकंड में, 4 सेकंड से हार गया, 4 सेकंड ज्यादा लिया पंकज से अरुण ने। तो अरुण 120 मीटर 60 सेकंड में जाता है, तो अरुण की स्पीड आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। बेसिक सवाल है, बहुत आता है पेपर में, बहुत ज्यादा आता है बच्चों। 29वां फिर से टाइम एंड वर्क आ गया, घुमा फिरा के वही चैप्टर्स हैं आपके पास, वही आएंगे। 3 आदमी ABC मिलकर एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला, अच्छा लिख लेते हैं, 3 आदमी है भाई ABC, मिलकर काम कर सकते हैं 9 दिन में। ए अकेला उस काम को कर सकता है 18 दिन में, और बी अकेले कर सकता है 30 दिन में। पूछा चुपचाप ये बताओ सी अकेला काम कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत बेसिक सवाल। 9, 18, 30 का चुपचाप एलसीएम मार लीजिए, 90 आपका टोटल वर्क आ गया। तो तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ जाएगी 10। अगर भैया तीनों लोग 90 कुर्सी 9 दिन में बना रहे, तो एक दिन में 10 बनाएंगे, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5। बी 90 कुर्सी 30 दिन में बनाता है, एक दिन में बनाएगा भैया 3। हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 3 है। अच्छा ये देखो, तीनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी है? तीनों लोगों की एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों लोगों की एफिशिएंसी 10 है। तीनों लोग एक दिन में 10 कुर्सी बनाते हैं। ए की 5 है, बी की 3 है, तो सी की कितनी बची? 2, 5, 3, 8, 2, 10। सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। तो सी जो है अकेले 90 यूनिट काम करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ 45 दिन में, यानी कि आंसर बी विकल्प है। यह लग रहा है मजा आ रहा है, चोखो सवाल है। सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30 फिर से सीआई का क्वेश्चन है। 20,000 पर 2 साल के एंड में अर्जित वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 2050 है। तीसरे साल के एंड में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 20,000 पर 2 साल का ब्याज 2050 है। एक बात बताओ, आपने 20,000 रुपए इन्वेस्ट करे, 20,000 रुपए, बात सुनना मेरी बात को, आपको 2 साल में 2,050 रुपए ब्याज मिला कंपाउंड टेस्ट। मुझे बताओ परसेंटेज में कितना ब्याज मिला आपको इंटू 100, बताना जरा। 2 जीरो 2 जीरो काट लेते हैं, 1 जीरो काट लेते हैं, है भाई 205/20 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 10.25%। 200/20 10 आ गया, 5/20 आ गया, 1/4, यानी कि 10.25% आपको ब्याज मिला 2 साल में। हाँ बताइए, 10.25%। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। देखो पेपर में 5, 10, 15, 20, 30 इसी पे सवाल आते हैं। अगर आपको 2 साल में 10.25% ब्याज मिला है, तो ब्याज की जो दर होगी वो 5% पर एनम होगी। भाई 1 साल में 5% ब्याज है, तभी 2 साल में 10.25% ब्याज होगा। समझ में आई ये बात? इसलिए इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट। अगर आपको पहले से याद होंगे तो पेपर में समय बचेगा, अगर आपको याद ही नहीं है तो भैया बहुत दुख की बात है। इसलिए ये बुक हमने बनाई कॉन्सेप्ट किंग। इसमें वो सारे फॉर्मूले शॉर्टकट हैं जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। 5% पे क्या होगा, 10% पे क्या होगा, 20% पे क्या होगा, इससे समय बचता है। हर बार कैलकुलेशन करने का समय नहीं है। मैं कैलकुलेशन करके रेट निकालता, कितना टाइम खराब होता। मुझे पहले से जानकारी है स्टैंडर्ड रेट की। अगर ब्याज की दर 5% है, पूछा तीसरे साल के एंड में कंपाउंड टेस्ट, यानी कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। आपको पता है अगर प्रिंसिपल 20,000 रुपए है, ब्याज की दर 5% है। अगर ब्याज की दर 5% है तो 3 साल में जो ब्याज मिलेगा 5 का सक्सेसिव, यह भी सीधा याद होना चाहिए, 15.7625% होता है। 15.7625% होता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा।
है भाई, ये 3000 से ज्यादा आएगा, यानी कि ये आंसर नहीं है। ठीक है, 25 दूनी 50 और ये 25 दूनी 50, 2 छिक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 15 5 हासिल 15 दूनी 30, 3152.5, 3152.5 रुपए। ठीक है, समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है। आगे तुरंत 31वां सवाल, 12 बच्चे किसी किताब के 4800 पेज 15 दिन में पढ़ सकते हैं, तो कितने बच्चे उसी किताब के 7200 पेज 10 दिन में पढ़ सकते हैं? हम कुछ नहीं बोला गया, तो मान के चलेंगे बच्चों की एफिशिएंसी बराबर है। यहां आदमी दिए हैं, दिन दिए और काम दिया है, तो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा भाई M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। मैन दिए हैं, डेज दिए, वर्क दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। ठीक है ना। अब 12 बच्चे हैं, 15 दिन में कितने पेज पढ़ते हैं? 4800 पेज पढ़ते हैं, तो 4800 जो पेज हैं ये एक तरह का काम हो गया। तो बोला कितने बच्चे ये आपको निकालने, 10 दिन में 10 डेज में 7200 पेजेस को पढ़ेंगे। बस 2400 दूनी 48, 24 तिया 7200। ठीक है ना। ये आपका चला जाएगा मेरे भाई 2 से 12 6 बार, तो 15 छिक्का 90, 90 से 10 चला जाएगा, यानी कि 27 आ जाएगा मेरे भाई। 27 बच्चे, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, कुछ नहीं है। आशु शांत पानी में 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चला सकता है, यानी कि आशु की शांत पानी में जो चाल है नाव की 7.5 किलोमीटर पर आवर, इसे हम एक्स बोलते हैं। उसने पाया कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में 4 गुना समय लगता है। अगर हम धारा के अगेंस्ट नाव चलाते हैं तो 4 गुना समय लगता है मेरे भाई, जितना कि धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगता है। यानी कि अगर आप अप स्ट्रीम जाओगे, अप स्ट्रीम धारा के विरुद्ध, तो 4 गुना समय लगेगा सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में। आपसे पूछा करंट की स्पीड क्या होगी, तो आप मुझे बताओ ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड या अप स्ट्रीम की स्पीड? अप स्ट्रीम में 4 गुना समय लगता है, डाउन स्ट्रीम में 1 घंटे, तो अप स्ट्रीम में 4 घंटे। टाइम का रेशियो है, अगर टाइम का रेशियो मेरे भाई, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, टाइम का रेशियो अगर 1:4 है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की चाल का रेशियो उल्टा होगा, 4/1। आया। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई का रिश्ता चाहिए, और एक्स वाई का रिलेशन निकालने के लिए सीधा कॉन्सेप्ट है डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। ये ध्यान रखिएगा, तो यहां आएगा डी प्लस यू 4 1 5 बटे 4 माइनस 1 3। ये एक्स से वाई का रेशियो आ गया। आपको यहां पे एक्स की वैल्यू दी है, 5 की वैल्यू 7.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1.5 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 1.5 गुना होगी, 4.5। 4.5 किलोमीटर पर आवर धारा की गति है, सी ऑप्शन। खेल खत्म। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसकी घुमावदार सतह का क्षेत्रफल, घुमावदार सतह यानी कि कर्व सरफेस एरिया 396, सिलेंडर का आयतन। बहुत बढ़िया मेरे भाई। एक बात बताऊं, सिलेंडर का वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा πr²h, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू आर, कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πrh होता है। ये फॉर्मूला भी ध्यान करके जाइए। अगर किसी सवाल में आपको कर्व सरफेस एरिया दे दिया, रेडियस दे दिया, तो वॉल्यूम डायरेक्ट आ जाएगा। इन तीनों में डायरेक्ट रिलेशन है, कोई भी 2 वैल्यू दे के तीसरी पूछ लेगा। अब आपसे सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम बराबर 1/2 घुमावदार सतह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 396 इंटू रेडियस 7। 7 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, और 2 से जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, 2 से कितना, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 1 2 8 16, 198। 198 का 7 गुना 8 7 56, 6 आएगा। ये वाला आंसर नहीं होगा, ये दोनों हट गए मेरे भाई। 7 का मल्टीपल आएगा 198 में, 11 आ रहा है, 11 का मल्टीपल आएगा 9 और 1 10, 6 3 9, ये नहीं कट रहा मेरे भाई। ये वाला आंसर होना चाहिए 1386। ठीक है जी, 1386 आंसर आ जाएगा। आओ 34वां सवाल, यह है जीडी का। पाइप ए और बी एक टैंक को 36-45 मिनट में भर सकते हैं। इन दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया, दोनों पाइप हमने खोल दिए। 20 मिनट के बाद टैंक के तल पर एक रिसाव देखा गया। 20 मिनट के बाद देखा गया टैंक में तो एक लीकेज है, तुरंत उसे सील कर दिया, तुरंत बंद कर दिया, जिसके बाद टैंक 15 मिनट में भर गया। उसके बाद टैंक अगले 15 मिनट में भर गया।
तो जो लीकेज टैंक को पूरा कितने समय खाली हो सकता है, लीक से टैंक पूरा कितने समय खाली हो सकता है, लीक को नाम मैंने सी दे दिया। तो ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। जैसे दो पाइप हैं ए और बी, ए जो है 36 मिनट में भर सकता है और बी 45 मिनट में भर सकता है, ठीक है जी। तो 36 और 45 कैल्शियम 180, 180 यूनिट। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 और बी की 4। हमें अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें लीक की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। आप एक बात बताओ, 20 मिनट के बाद टैंक में एक लीक देखा गया जिसे हमने तुरंत बंद कर दिया, उसके बाद टैंक 15 मिनट में भरा। अब बताओ टैंक भरने में एक्चुअल में कितना टाइम लगना चाहिए, टैंक भरने में मेरे प्यारे भाई एक्चुअल में कितना टाइम लगना चाहिए। तो टैंक भरने में 180 यूनिट अगर हमें टैंक भरना है तो दोनों पाइप ए और बी मिलकर भरेंगे 5 और 4 9 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि 20 मिनट में। तो टैंक 20 मिनट में भर जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, टैंक एक्चुअल में 20 मिनट में भर जाना चाहिए, पर 20 मिनट में तो टैंक भरा ही नहीं, क्योंकि 20 मिनट तक एक लीकेज रहा चालू, इसलिए 20 मिनट में टैंक नहीं भर पाया। 20 मिनट के बाद हमने जो है लीकेज तुरंत ब्लॉक करा, उसके बाद 15 मिनट में टैंक भरा गया। यानी कि लीकेज जो है, लीकेज की एफिशिएंसी सी माने, लीकेज 20 मिनट तक टंकी को खाली करता रहा, 20 मिनट तक। तो जितना लीकेज पाइप ने पानी खाली कर दिया, उसी की वजह से हमें 15 मिनट ये दोनों पाइप एक्स्ट्रा चलाने पड़े, ए और बी। तो पाइप ए और बी 1 मिनट में 5 और 4 9 भरते हैं, 1 मिनट में 15 मिनट में कितना भरेंगे मेरे भाई ये। तो हमने इक्वल कर दिया कि जितना लीकेज ने 20 मिनट में खाली किया होगा, उतना ही पाइप ए और बी ने 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगा के भरा होगा, ठीक है जी। तो यहां से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, अभी 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी कि 27/4। तो लीकेज पाइप की एफिशिएंसी 9 तिया 27/4 आ गई लीकेज पाइप की। लीकेज पाइप अकेला टैंक कितने समय में खाली कर सकता है, तो लीकेज पाइप अकेला 180 यूनिट टैंक खाली करेगा 27/4 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा, डिवाइड कर दीजिए। ये तो भैया 9 से जा रहा है, 9 से 180 20 बार, 9 से 27 3 बार, यानी कि 20 चौक 80/3, ये मिनट लगेगा मेरे भाई, यानी कि 26 सही 2/3 मिनट। आंसर है डी। तगड़ा सवाल है, मुझे तो पसंद आया भाई ये सवाल, लॉजिक है। अब हम आखिरी सवाल करेंगे। आखिरी सवाल 35वां, आप ही के आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर का है। टेबल दिया है, बार ग्राफ का अध्ययन करो। यह है कुल खर्चा, दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कुल खर्चा 85,000 रुपए है, जिसमें रेंट, एजुकेशनल फीस, हाउस होल्ड, शॉपिंग पे कितना कितना परसेंट खर्च हो रहा है ये बताया गया है, एक्सपेंडिचर बताया गया परसेंटेज में। तो पूछा है भोजन और घरेलू खर्च पर एक साथ खर्च की राशि कितनी है। भोजन और घरेलू खर्च पर, भोजन यानी कि हाउस नहीं, भोजन क्या हो गया मेरे भाई, फूड। फूड और एच, एफ और एच हाउस होल्ड एक्सपेंस, एफ और एच पे मिलाकर कितना खर्च किया गया। तो एफ पे 13% और एच पे 17%। फूड पे और घरेलू खर्च पे 13 + 17 30% खर्च किया गया, 30%। जबकि कुल खर्चा 85,000 का है, तो 85,000 रुपए का 30% खर्च किया गया फूड प्लस हाउस होल्ड पर। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, परसेंटेज से 2 जीरो, तो ये आ जाएगा भैया 24,000 और 1,500, यानी कि 25,500 रुपए। मजा आया, आसान था। आसान ही आएगा डीआई का सवाल, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा डीआई का। और इसी के साथ ये टेस्ट होता है कंप्लीट। हमारा वादा पक्का हुआ। हमने बोला था रेलवे के 100 बेस्ट शॉर्ट्स कराएंगे, हमने कराए। हमने बोला था रेलवे का पूरा अर्थमेटिक मैथ पढ़ाएंगे, हमने पढ़ाया। हमने बोला रेलवे का कोई भी पेपर होगा हम सॉल्यूशन कराएंगे, हमने हर एक पेपर सॉल्व कराया। हमने बोला कि 5 मॉक टेस्ट कराएंगे, हमने कराए मेरे भाई। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं, आपकी तरफ से कमी हो सकती है। हमने बोला आपको एप्लीकेशन पे फ्री टेस्ट देंगे, फ्री टेस्ट हमने दिए। मेहनत करिए मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मेरे दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि और मॉक टेस्ट आए, फैला दो, आग लगा दो इस वीडियो के नीचे मेरे भाई, इतना शेयर करो, इतने व्यूज आने चाहिए। धन्यवाद मेरे दोस्त, बाय।